देख रहे हैं JMS STT कुश कुमार गुप्ता, जिसमें कि आप लोगों को मैथ जो है लर्निंग कराया जा रहा है। तो आप लोगों को आज मैं लेके आया हूँ ये क्वेश्चन जो कि लिखा गया है, जो कि मैंने 2 क्वेश्चन बताया था। इसी जो है दो चरों में रेखीय समीकरण युग्म में से ही 2 प्रश्न बताया था, और आज भी एक तीसरा प्रश्न लेके आया हूँ जो कि आप लोगों को जो है बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूँ जो आप समझ सकते हैं। तो ये देखें, इसमें लिखा है क्या कि 2 केजी यानी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया यानी 160 रुपया था, और 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये यानी कि 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ये कहा गया प्रश्न में। तो चले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि कहा गया कि 2 किलोग्राम सेब का दाम नहीं दिया हुआ है और 1 किलोग्राम अंगूर का दाम नहीं दिया हुआ है। उसको हम जो है एक मान लेते हैं कि कौन से मान होंगे। चले मैं x और y का मान ले लेता हूँ, 2 चर वाले हैं इसलिए 2 चर लिया जाएगा। तो माना कि जो है सेब का मूल्य जो है 2 x रुपया है। तो चले दोस्तों, अब है अंगूर का मूल्य निकालता हूँ। अंगूर का मूल्य भी लिख लेता हूँ। अंगूर का मूल्य भी जो है मान लेता हूँ y है, सॉरी y रुपया है। ओके गाइज, आप समझ रहे होंगे। अब प्रश्नानुसार से जो कहा गया उसको लिख रहा हूँ। प्रश्नानुसार से क्योंकि कितना लिया गया 2 किलोग्राम सेब लिया गया, 2 केजी सेब का मूल्य 2 केजी सेब का मूल्य क्या होता है, तो 2 यानी कि x रुपया है सेब का दाम, तो 2 से गुना किया जाए x में तो क्या होता है 2x। तो आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद जो है अंगूर का मूल्य, अंगूर कितना लिया गया 1 केजी, तो अंगूर का मूल्य तो 1 केजी लिया गया तो 1 मल्टीप्लाई y होगा, तो क्या होगा y ही होगा। कोई भी संख्या में 1 से गुना किया जाता है तो 1 से गुना किया जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है, आप लोग जानते होंगे। अब देखता हूं कि दोनों मिलाकर मूल्य क्या होगा वो देख रहा हूं। ये है 2x और y, दोनों मिलाकर कितना रुपया दिया गया था 160 रुपया ये था। और ये पहला समीकरण। फिर दूसरी बार क्या किया, 1 महीना बाद 4 किलो सेब और 2 केजी जो है 2 केजी जो है अंगूर लिया गया है, तो इस तरह से 300 रुपया दिया है। तो इस बार किस रेट से दिया है वो भी निकाल लेता हूँ। किस रेट से दिया होगा उसका पहले समीकरण लिख लेता हूँ। तो कितना लिया 4 केजी सेब का मूल्य क्या होता है वो देख लेता हूँ। 4 मल्टीज x होता है तो 4x होगा। उसके बाद जो है फिर अंगूर कितना लिया है 2 केजी लिया गया। 2 केजी अंगूर का मूल्य क्या होगा, तो 2 मल्टीज y क्या होता है 2y होगा। दोनों मिलाकर मूल्य क्या होगा वो देख लेता हूँ। तो दोनों मिलाकर होता है, पहला ये रुपया है और ये सेब का मूल्य ये है 4x और अंगूर का मूल्य 2y, तो 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना रुपया दिया गया था 300, तो 300 दिया गया कुल रुपया। तो इस तरह से 2 समीकरण निकला। पहला ये समीकरण है, दूसरा समीकरण। तो आप लोगों को अब जो है
ये कहा गया था बीज गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए, उसके बाद ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए। तो मैं चलिए मैं आप लोगों को ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने वाला हूँ, तो आप लोग विचलित ना हो, तो ध्यान से देखते चले। इस तरह से इस समीकरण को अब मैं उतारने वाला और उतार कर तब बताने जा रहा हूँ। इसमें लिखा है 2x + y = 160। उसके बाद दूसरा समीकरण, इसमें बॉक्स बना देता हूँ। आपको जो है इसको किस पर संख्या रेखा पर दर्शाना होगा, यानी ग्राफ पर दर्शाना होगा, तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये रहा, इसमें एक बॉक्स इसमें भी बना दे और इसमें x और इसमें y लिख दे, इसमें भी x इसमें y लिख दे। अब आप लोगों को x और y का मान निकालना है, तो x और y का मान, यानी x का मान कितना लिया जाएगा और y का मान कितना लिया जाएगा, ताकि 160 हो जाए। तो यहाँ पर 2x + y = 160 है, तो 160 है। तो अब x का मान ले लेता हूँ, कोई भी मान। तो चले मैं 100 ले लेता हूँ x का मान, और y का मान क्या प्राप्त होता है वो देख लेता हूँ। तो 100 हुआ, सॉरी 100 नहीं, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 50 ले लेता हूँ। तो 50 लेने के बाद, या 25 भी ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो 50 ले लेता हूँ। तो 50 लेने के बाद क्या होगा, 100 होगा। तो 100 = 160। तो अब ये 100 उधर जाके सब्ट्रैक्शन होगा। तो सब्ट्रैक्शन होने के बाद कितना बचता है वो देखते हैं। तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो यानी y = 60 हुआ। तो x का मान क्या बैठाया गया था, 50, और y 60। तो समझ गए होंगे गाइज। अब जो है y का मान लेता हूँ कि कौन सा y मान लिया जाएगा कि 160 हो पाएगा दोनों मिलाकर। तो चले मैं y का मान ले लेता हूँ, कोई मान ले लेता हूँ। तो चले मैं आप लोगों के बीच इसमें 60 या कोई भी मान ले सकते हैं आप लोग, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चले मैं 80 ले लेता हूँ, इक्वल टू ये रहा 160। और ये 80 यदि 160 में से 80 जो है सब्ट्रैक्शन होगा, तो क्या बचेगा, 80 बचेगा। और ये मल्टीज में है, उधर जाके डिवाइड किया जाएगा 2 से, तो क्या होगा 40 हुआ। तो 80 ये हुआ x का मान, सॉरी y का मान, और x का मान 40। तो ये आप लोगों का पहला। और दूसरा है, दूसरा समीकरण में किस तरह से किया जाएगा, 4x + y 2y = 300 है। और इसको जो है किस तरह से x का मान और y का मान लिया जाएगा कि 300 होना चाहिए। तो चले दोस्तों मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर x का मान कोई भी मान ले आपको अपने मन से लेना है। तो चले मैं बता रहा हूँ। तो इसमें जो है मैं ले लेता हूँ कोई मान। तो इसमें जो है चले मैं इसमें 25 ले लेता हूँ। 25 लेने के बाद क्या प्राप्त होता है वो देख लेता हूँ। इस तरह से होता है। और ये 25 लेने के बाद 100 हो जाता है। 100 यदि उसमें से ये 300 में से ये 100 जो है सब्ट्रैक्शन होगा, तो क्या प्राप्त होगा वो देख लेता हूँ। तो क्या होगा, 200 प्राप्त होगा। और ये 2 से डिवाइड किया जाएगा, ये मल्टीज में है, उधर जाके डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड होगा तो 100 प्राप्त होता है। तो आप लोग देख लिए होंगे। यहाँ x का मान क्या है, 25 लिया हूँ, 25, और y का मान क्या प्राप्त हुआ, 100 प्राप्त हुआ। तो देख लिए दोस्तों। अब जो है मैं y का मान ले लेता हूँ, 4x + 2y। तो यहाँ पर y का मान ले लेता हूँ, कोई भी मान ले सकते हैं जिससे कि ये जो है 4 से डिवाइड हो पाए, ये मान लेना है। तो इस तरह से मैं मान लेता हूँ कि 50 ले लेता हूँ। तो 50 लेने के बाद क्या प्राप्त होता है वो देख लेता हूँ। तो 50 लेने के बाद क्या होता है, 100 होता है। 100 होता है, तो देख रहे हो दोस्तों। तो यह हुआ इस तरह से। तो 4 ये 100 जो है उधर जाके सब्ट्रैक्शन होगा,
300 में से, देख रहे हो दोस्तों, तो यहाँ पर 200 बचेगा। ओके गाइज, अब है 4 से इसको डिवाइड किया जाएगा, समझ रहे हो, तो ये 4 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा, 50 बचेगा। ओके गाइज, अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो y का मान लिया गया, कितना लिया गया, 50 ही, और x का मान भी 50 ही प्राप्त हुआ। तो देख लिए दोस्तों, तो अब जो है इसको मैं एक ग्राफ पर बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे आप लोग। तो चलिए दोस्तों, ये बीच वाले तो 0 होता है, आप लोग जानते होंगे। यहाँ से 1 और 2 10 के अंतराल में लेता हूँ, डिफरेंट में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप जहां तक ले सकते हैं, आपका मर्जी, और जो लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं 10 का, यानी जो है 10 का डिफरेंट लेता हूँ, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये रहा। और यहाँ पर भी 10 20 30 40 50 और ये रहा 60 और 70, ये रहा आपका 10 20 30, ये 30 40 50 60। यहाँ पर भी ले लेता हूँ 10 20 30 40 50 60 70, ये रहा। इसमें जो है माइनस दिया जाता है, लोग जानते होंगे, ये रहा माइनस वाले, समझ रहे होंगे। तो ओके गाइज, अब देखता हूँ कि इसमें जो है किस तरह से, और ये भी जानते होंगे कि ये जो है y वाला होता है, ये जो है x अक्ष होता है, y और x, तो आप लोग जानते होंगे परी रेखा जो है ना, ये x होता है और खड़ी रेखा y होता है, तो आप लोग जानते होंगे। तो ये रहा। अब जो है इसको मैं बैठाता हूँ इस पर, तो यहाँ 50 है, x कितना है, 50 है, 50 यहाँ है, और y है 60 यहाँ है। ये दोनों रेखा को यदि एक दूसरे से यदि खींचा जाएगा, तो ये जहाँ बिंदा बनता है वो बिंदु, वह जहाँ कटिंग होता है वहाँ बिंदा दिया जाएगा, ये हो गया। उसके बाद इसमें देखता हूँ x का है 40 है, और y है 80, 40 और 80, सॉरी मैं पर लिखा हूँ, ने थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ ताकि पूर जाए। 80 तक है, 100 तक है, सॉरी, तो 100 तक पुराता हूँ। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो समझ गए होंगे। 30 40 50 60 70 80 90 100, ये रहा आपका हिस्सा। और इसमें जो है अब बैठाने वाला हूँ, ध्यान से समझेंगे आप लोग। तो ये रहा आपका, फिर से मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर रहा 50 50 और 60, तो 50 और 60 यहाँ है और 50 यहाँ है, दोनों जो जहाँ प्रतिच्छेद करता है वहाँ बिंदा दे दें। उसके बाद जो है ये x का मान कितना है, 40 है, उसके बाद y का मान 80 है, तो y का मान 80, इसको खींच ले, और ये 40 जो है जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता हो वहां पर बिंदा दे दें, और ये दोनों रेखा को एक दूसरे को मिला दे। समझ रहे हो हम लोग, ये रहा आपका हिसाब, तो इस तरह से मिला दे। उसके बाद अब इस समीकरण को लेता हूँ, ये समीकरण को इसी पर बैठाता हूँ। उसके बाद इस समीकरण में क्या कह रहा है, x का मान 25 है, 25 कहाँ होगा, ये दोनों के बीच होगा, 20 और 30 के बीच 25 होगा, तो ये रहा 25 और 100 है, ये 100 और 25 को यदि जो है एक रेखा खींचा जाए तो कहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा, यहाँ, तो ये रहा बिंदा। और उसके बाद यहाँ x का मान है 50,
50 है और y का मान भी 50 है, तो दोनों का मान 50 है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखता हूँ दोनों को मिलाने के बाद क्या प्राप्त होता है। ये दोनों एक दूसरे को, दोनों बिंदु को एक दूसरे से मिला दे, तो मिलाने के बाद क्या होता है कि दोनों रेखा समांतर निकलता है। देख रहे हो दोस्तों, ये दोनों रेखा समांतर। और ये भी याद रखना है कि जो लिखे हैं उसका जो है यहाँ बिंदा का जो है मान लिखना होगा। यहाँ रहा x का मान 25 और 100, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ था 40, उसके बाद यहाँ 80। ये रहा बिंदा जो दिया गया वो बिंदा का नाम संख्या मान। उसके बाद यहाँ पर रहा 50, उसके बाद ये भी 60, ये रहा। और जानते होंगे कि x का मान आगे दिया जाता, y का मान पीछे दिया जाता। उसके बाद यहाँ पर रहा ये बिंदा है 50, x का मान आगे, मैंने अभी तुरंत बताया, x का मान आगे और y का मान पीछे। तो y का मान भी वही है, x का मान भी वही है। ये रहा आपका। और ये जो है ना समीकरण को भी लिख सकते हैं आप। ये रहा समीकरण इसका, इसमें लिख देता हूँ 2x प्लस y इक्वल टू 160। और ये रहा इसका समीकरण 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ये रहा आपका। तो इस तरह से आप दर्शा सकते हैं अपने ग्राफ कॉपी पर। और इसमें जो है यदि कोई दिक्कत होंगे तो आप लोग जो है व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, जो आप परेशानी को जो है चुटकी में हल कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, जो कि आप लोगों को ये जो है चैप्टर ही दूसरा है, जो कि चैप्टर का नाम है कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना। तो वो तो था सिर्फ बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए। यहाँ पर कहा गया कि समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले इसमें एक 3 फार्मूला दिया गया। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लें, स्टॉक कर लें, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी न होगी। कोई भी जो है हिसाब को अपने चुटकी में हल कर सकते हैं। तो ये फार्मूला रहा। और इस चैप्टर में जो भी हिसाब आएंगे तो इस फार्मूला से आप हल कर सकते हैं बहुत आसान से। तो ये रहा आपका फार्मूला, मैं बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ और आप लोग समझे। और इसमें कहा गया पहला है कि A1 और A2। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि A1 A2 कहाँ रहता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समीकरण लिखकर दिखाता हूँ, जो कि आप लोगों को मानक रूप में दिया गया था। समीकरण को मानक रूप में इस तरह से लिखा जाता है, यानी x ax और by प्लस इस तरह से कोई अचर पद रहता, तो आप लोग जानते होंगे। उसके बाद और दूसरा, यानी ये पहला समीकरण रहा, इसलिए इस तरह से लिखा जाता है। दूसरा समीकरण में उसी तरह से x by प्लस c, ये इसीलिए इसको 2 माना जाता है। 2 समीकरण लिया जाता है, इसलिए इसको जो है 1 और 2 लिखा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि 2 समीकरण आएंगे तो दोनों समीकरण ए और ए रहेगा, तो दोनों का मान तो रखना पड़ेगा और संख्या दर्शाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर दिखाया गया। तो आप लोग समझ गए होंगे गाइज। तो अब समझा रहा हूँ कि इस तरह से कैसे बनाया जाएगा। आप समझ गए होंगे इसको। अब है A1 by A2, यानी A1 A2, x का मान कोई नहीं, जो उसका गुणांक होगा उसको मान रखना है। A1 A2 इक्वल नहीं है, यानी इक्वल नहीं है, नो इक्वल। B1 B2 यदि इस तरह से हो जाए तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, तो उसको क्या कहा जाएगा, प्रतिच्छेद कर रही हो रेखा। यदि ग्राफ में बनाया जाए तो उस पर या वैसे हिसाब निकाला जाए तो उससे आप सिद्ध कर सकते हैं कि ये प्रतिच्छेद करेगा। ग्राफ पर यदि बैठाएंगे तो प्रतिच्छेद करेगा। बिना हिसाब किए तो आप कैसे जांच कर सकते हैं प्रतिच्छेद कर रही है या केवल एक हल होगा। तो इसी टाइप से ये फार्मूला पर आप
हल कर सकते हैं। तो इस तरह की यदि करने के बाद ये इक्वल नहीं होगा तो आप समझ जाएंगे ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। और केवल यदि ये ग्राफ रूप में यदि हल करना है तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कहेंगे। और यदि बीजगणितीय रूप में निरूपण यदि करना है तो उसमें केवल एक हल, इसमें कहा जाएगा केवल एक हल, अन्यथा अद्वितीय हल, दोनों में से कोई चीज। अब रहा दूसरा में कहा गया A1 और A2। A1 A2 ये दोनों को एक दूसरे से बटन में रखा जाएगा इक्वल टू B1 B2। B1 B2 इक्वल नहीं, यानी नो इक्वल C1 C2, यानी ये दोनों इक्वल रहेंगे और ये इक्वल नहीं रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं ये समपाती रेखाएं हों। यदि ग्राफीय निरूपण यदि किया जाए तो उसको कहा जाएगा कि जो है यह समपाती रेखाएं हैं। और यदि बीजगणितीय निरूपण यदि किया जाए तो उसमें कहा जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ढेर सारे हल हो सकते हैं, यानी कि इस तरह से यदि रहेगा तो, यानी A1 और A2 B1 B2 यदि इक्वल रहेंगे और C1 C2 और B1 B2 इक्वल नहीं रहेंगे तो इसको इस तरह से कह सकते हैं। तो रही अब तीसरा जो है क्या कह रहा है, तीसरा में ये है A1 by A2, A1 by A2 इक्वल B1 by B2 इक्वल C1 by C2। ये तीनों यदि तीनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो आप कह सकते हैं ये समांतर रेखाएं हैं। यानी ग्राफीय निरूपण में, यानी ग्राफ पर यदि बिना ग्राफ पर बनाए आप जान सकते हैं कि ये समांतर रेखाएं उसमें खिंचाई, जिस तरह से मैंने पिछले हिसाब में दिखाया था कि वो जो है रेखा खींचा गया था समांतर में आया था। तो बिना रेखा खींचे आप कैसे पता कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला पर आप पता कर सकते हैं कि समांतर रेखाएं होगा यदि ग्राफ पर बनाया जाएगा तो। अब रही यहाँ पर बीजगणितीय निरूपण कैसे जान सकते हैं इसको, तो ये जो है बीजगणितीय रूप में यदि कहा जाए तो उसमें कहा जाएगा कि कोई हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा, माना कि उसमें x या कोई भी चीज मान रखने के बाद वो हल नहीं होगा, इस तरह से कहा जाता है ये प्रश्न। तो अब मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये रहा आपका एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल में मैं बताने वाला हूँ, कहा गया कि 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। और जबकि 7 पेंसिल 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये यानी 46 रुपये है। और एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना